नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10th चैप्टर 2 जो कि गोधुली का पाठ होगा, जिसका नाम है 20 का दांत, जो एक कहानी है। याद रखिएगा, क्या है? एक कहानी है। 20 का दांत एक कहानी है, जिसको लिखा है हमारे नलिनी विभूषण शर्मा जी ने, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज इस सेशन में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। टोटल ऑब्जेक्टिव आज आपको कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिनी विभूषण शर्मा, जो कि इस चैप्टर को यहीं लिखे हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला का। बांग्ला में खोखा खोखी अपने बाल बच्चा को खोखा खोखी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो याद रखिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो याद रखिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। तो ड्राइवर से ये संकलित है, तो याद रखिएगा सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? तो मदन गिरधर का बेटा था, और वो अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। अपने पिता के हाथों से बहुत वो मार खाता था, तो अपने पिता के हाथों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? तो इस कहानी को कहा है सेन साहब ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा सेन साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता हो जाएगा इसका राइट आंसर, मदन का पिता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम आपका कासू हो जाएगा। उसका रियल नेम कासू है, लेकिन प्यार से उसे खोखा कहा जाता था। पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना था सेन साहब अपने बच्चे को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन की उम्र क्या है? तो मदन की उम्र हो जाएगी 5 से 6 साल। याद रखिए, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो कासू जो था ना, वो मदन और इसके दोस्त सब लट्टू खेल रहे थे, तो उसी खेल में ये शामिल होना चाहता था। बोला था कि हमको भी लट्टू खेलना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? याद रखना 2। उसी लड्डू के खेल में लड़ाई हो गया मदन और कासू का, तो उसने मदन ने उसके 2 दांत तोड़ डाले। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं। गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब के फैक्ट्री में वो काम करता था, किरानी था। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है नलिनी विभूषण शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिएगा 1959 में वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। कहाँ? पटना विश्वविद्यालय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी विभूषण शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो नलिनी विभूषण शर्मा के कहानी में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता के। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब के। 17 नंबर क्वेश्चन है मदन किनका पुत्र था? मदन गिरधर का, और ये गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। 7,500 थी। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है नलिनी विभूषण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी विभूषण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरघाट पटना में हुआ था। याद रखिएगा, बरघाट पटना में हुआ था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी विभूषण शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिनी विभूषण शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी विभूषण शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिनी विभूषण शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नलिनी भूषण शर्मा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पर किसे गौरव है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार जो सेन साहब की थी उसको खतरा बस उनके बेटे खोखा से हो सकता था, याद रखिएगा। क्योंकि खोखा है ना, वो मतलब गाड़ी में जाकर छेड़खानी करने लगता था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब का बस एक ही आंखों का तारा है, वो है उनका खोखा, जो जिसका नाम कासू है, उनका इकलौता बेटा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वाले लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उनकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा जहां महल और झोपड़ी की बात होने लगे एक साथ तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 20 के दांत, क्योंकि वो इसी कहानी से संकलित होगा। याद रखिएगा वो इसी कहानी से संकलित होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो से भाली और आरती पांचों किनकी बहन थी? तो याद रखिएगा खोखा की। खोखा जिसका नाम क्या है? कासू है, उसकी बहनें थी और ये सेन साहब की बेटियां थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किनका है? तो ये कथन कहा था सेन साहब ने। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए पिटाई या मार खाना मामूली बात थी। किनके हाथों? तो अपने पिता गिरधर के हाथों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाए नलिनी भूषण शर्मा के कविताओं से। आलोचकों के अनुसार आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाए नलिनी भूषण शर्मा से, क्योंकि वो कविता ऐसे ही लिखते थे। नलिनी भूषण शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो गया 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदन किसका पुत्र था? तो मदन पुत्र था गिरधर का। ये भी राइट आंसर है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, नलिनी भूषण शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी भूषण शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाए 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को उनका बर्थ हुआ था, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत क्या है? 20 का दांत क्या है? 20 का दांत आपका एक कहानी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें प्रमुख पात्र खोखा को बताया गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी में शीर्षक के नायक कौन है? इसमें नायक कौन है? तो नायक इसमें मदन होगा, क्योंकि उसने ही उस खोखा के दांत तोड़े थे, जिस नायक हमारा मदन बन जाता है, जो कि गिरधर लाल का पुत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो याद रखना लट्टू का खेल, क्योंकि लट्टू के खेल में ही दोनों लड़ाई कर लिए थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस बात में हंस की तुलना किससे की गई है? तो हंस की तुलना किससे की गई है? तो याद रखिएगा हंस की तुलना इसमें खोखा, जो इसका नाम कासू था, उसको हंस से तुलना की गई है, और जो कौवों का जमात थी वो उसकी तुलना मदन से की गई है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत कितने तोड़े? याद रखिएगा मदन ने खोखा के दांत तोड़े। कितने दांत? तो 2 दांत। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो 20 का दांत पाठ एक कहानी है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्यम वर्ग, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। इस चैप्टर में आपको 41 क्वेश्चन
कराया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगर मानते हैं आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा तो जो 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगी ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। याद रखिएगा 100% इसी से क्वेश्चन आएगा आपका। तो कृपया इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।